हेलो स्टूडेंट्स, आज के मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में बात करूंगा आपसे, ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड्स मतलब होते हैं हेल्पर। ठीक है, तो जो वर्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं, एड्स मीन्स हेल्पर और असिस्टेंट मीन्स सीधा सा जो मीनिंग निकलता है। ठीक है, देखिए टैक्सोनॉमी मीन्स क्या है? क्लासिफिकेशन। ठीक, आइडेंटिफिकेशन करना, क्लासिफाई करना चीज़ों को, तो दैट इज टैक्सोनॉमी। तो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए वो सभी टूल्स, इंफॉर्मेशन या रेफरेंस मटेरियल जिसकी मदद से आप क्लासिफिकेशन कर पाएंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन करना एक बहुत ही टिपिकल टास्क है। ठीक है, बात को समझिएगा, क्लासिफिकेशन करना एक टिपिकल टास्क है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने से पहले, ठीक है, जो लिविंग सिस्टम में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, प्लांट या एनिमल जो भी है, तो उनको क्लासिफाई करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले हम उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को जानें। जब तक हम उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को नहीं जानेंगे, है ना, तब तक हम उसका क्लासिफिकेशन ठीक से नहीं कर सकते। और ये जो नॉलेज होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना, यही जो नॉलेज है, यही आपको मदद करता है उनके बीच रिलेशन को इस्टेब्लिश करने में। रिलेशन मतलब कि वो कितना एक दूसरे से सिमिलर हैं, कितना एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, कौन सा कैरेक्टर उनमें इवोल्यूशनरी यानी उनके एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के तौर पे कौन से कैरेक्टर उनसे कोरिलेट हो रहे हैं, कौन से कैरेक्टर कोरिलेट नहीं हो रहे हैं, है ना। और उन सभी क्राइटेरिया की बेसिस पे आप एक ईजिली उनको अलग अलग ग्रुप में डिफाइन कर सकते हैं, उनकी एफिनिटी के बेसिस पे, उनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज़ के बेसिस पे। तो यही जो ग्रुपिंग करना होता है, ठीक है, कि आपके पास ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, उनको आप उनके सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप में, ठीक है, आप उनको रख रहे हैं, असाइन कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप को। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, ग्रुपिंग करना। तो ग्रुपिंग करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब उस नॉलेज को लेने के लिए आप किताबें पढ़ेंगे। ठीक है, किताबें पढ़ने के बाद आप कुछ रेफरेंस चीज़ें भी देखेंगे, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशंस को ढूंढेंगे जो आपको क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करे कि आप कहाँ से शुरू करें और किस तरीके से करें, है ना। तो वो जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशंस हैं, जो टूल्स हैं, जो रेफरेंस मटेरियल हैं या स्पेसिमेन कह लीजिए, वो सारी चीज़ें जो आपको क्लासिफिकेशन में मदद करेंगी, वो सभी क्या होंगी? टैक्सोनॉमिकल एड्स यानी हेल्पर्स होंगी। क्लियर? अब सवाल उठता है कि टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट तो आप समझ ही गए हैं, लेकिन टैक्सोनॉमी में इतनी टिपिकल चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि ये बहुत ही एक्सटेंसिव वर्क है। एक्सटेंसिव वर्क है क्योंकि हमें ये जानना है कि दुनिया में आखिर कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी डिस्कवर हुई है, कितनी अनडिस्कवर्ड है और कितना हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें जाननी होती हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों को जानने के लिए, समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम टैक्सोनॉमी का एक डीप स्टडी करें, ठीक है, और नॉलेज को बूस्टअप करें। प्लस जो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना है या डिस्कवर करना है, डिस्कवर करने के बाद उनको आइडेंटिफाई करना है ना, इस प्रोसेस में भी बहुत लंबा समय लगता है और ये बहुत एक्सटेंसिव वर्क है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको लेबोरेटरी प्लस फील्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? तो डाइवर्सिटी जानना है, उनका यूज़ जानना है कि वो किस किस फील्ड में हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में यूज़फुल हो सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, है ना, इंडस्ट्री के लिए कितना यूज़फुल है कौन सा ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी चीज़ों को हम तभी समझ पाएंगे और उनको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब हम उनका ठीक से क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। ठीक, तो इसीलिए टैक्सोनॉमिकल एड्स की ज़रूरत है। तो वो सभी चीज़ें जो इसमें हैं, ठीक है, वो मदद करेंगी टैक्सोनॉमी करने में आपको, वो सब आपकी टैक्सोनॉमिकल एड्स में आ जाएंगी। ठीक, अब देखिए जिस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम टैक्सोनॉमिकल एड्स को दो ग्रुप में बांट सकते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, है ना। तो जो भी आपके पास चीज़ें दी हुई हैं उनको आप दो ग्रुप में बांट सकते हैं, उनकी उपयोगिता यानी उनके यूजफुलनेस के बेसिस पे। ठीक, नंबर 1, फॉर बोथ रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। ऐसे मटेरियल या स्पेसिमेन जो आपको रेफरेंस के तौर पे भी मदद करेंगे, ठीक है, प्लस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में भी मदद करेंगे, यानी दोनों पर्पस आपका सॉल्व हो जा रहा है। आपको रेफरेंस मटेरियल भी मिल जा रहा है और आप
अपने ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं। तो जो दोनों में मदद करेगा, एक कैटेगरी तो हमारी ये बनेगी, जबकि वही दूसरी कैटेगरी जो हमारी बनती है, ठीक है, ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन शब्द जो है उसके लिए आप रिकॉग्निशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। कई बुक्स में रिकॉग्निशन लिखा होता है, तो आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्निशन दोनों का मतलब एक ही होता है, उसको पहचानना, है ना, आइडेंटिफाई करना। तो एक आपका ये पर्पस के लिए है। तो देखिए यहाँ पे हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब वो सभी चीज़ें जो रेफरेंस और आइडेंटिफिकेशन में मदद कर रही हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा हर्बेरियम, ठीक है, हर्बेरियम इंक्लूड कर सकते हैं। म्यूजियम, म्यूजियम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक। बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, और जूलॉजिकल गार्डन को ही हम लोग जू बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, जू बोलते हैं, ठीक है। तो बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, ये सारी चीजें हो गई। म्यूजियम हो गया आपका, ठीक। तो ये जो मटेरियल्स हैं स्पेसिमेन के तौर पे, आप इनका इस्तेमाल रेफरेंस और आइडेंटिफिकेशन दोनों के लिए कर सकते हैं, क्लियर। जो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन में मदद करेंगे, इसमें हमारा क्या आएगा, देखिए इसमें आएगा आपका कीज, क्लियर, मैनुअल, फ्लोरा, मोनोग्राफ, क्लियर, की, मैनुअल, फ्लोरा, मोनोग्राफ, कैटलॉग, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए हो जाएंगी, और इधर की चीजें आपके आइडेंटिफिकेशन प्लस उनका रेफरेंस, है ना, दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब चलिए एक एक को वन बाय वन हम लोग डिफाइन करें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हर्बेरियम का, ठीक है। हर्बेरियम से स्टार्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सबसे पहली चीज हमें ये जानना है कि हर्बेरियम क्या होता है, ठीक है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो हर्बेरियम को आप बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इट इज कलेक्शन। देखिए हर टेक्सोनॉमिकल ऐड को स्टार्ट करने में एक ही वर्ड आएगा, कलेक्शन जरूर आएगा। क्यों कलेक्शन आएगा, क्योंकि कलेक्शन करना ही प्राइमरी रिक्वायरमेंट है क्लासिफिकेशन की। भाई पहले आप चीज़ों को इकट्ठा तो करेंगे तब ना क्लासिफाई करेंगे। आप किसी चीज़ को आप इकट्ठा किए ही नहीं, आपके पास कोई मटेरियल ही नहीं है, तो क्लासिफिकेशन किसका करेंगे। इसलिए कलेक्शन वर्ड बहुत मायने रखता है यहाँ पे, है ना। तो जो प्राइम रिक्विजिट है क्लासिफिकेशन करने की या टेक्सोनॉमी करने की, वो सबसे पहला आपका कलेक्शन है। और कलेक्शन आप जानते ही हैं, ये भी बहुत इंटेंसिव वर्क है। आपको लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, वहाँ से चीज़ों को कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारी किताबें ढूंढनी पड़ेंगी। तो इसलिए कलेक्शन वर्ड हर जगह आएगा। तो जब हम हर्बेरियम की बात करेंगे तो इट इज कलेक्शन ऑफ डेड, dried and pressed plant or plant part on paper sheet। इस पेपर शीट को हम लोग हर्बेरियम शीट बोलते हैं। क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आप प्लांट्स का कलेक्शन कर लें। अब देखिए मैंने दोनों बातें लिखी हैं यहाँ पे, प्लांट भी लिखा है और प्लांट पार्ट भी लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि प्लांट्स की साइज अलग अलग होती है। भाई जहाँ हर्ब्स की बात है, हर्ब्स आपके छोटे होंगे, ठीक है, लेकिन श्रब और ट्री तो बहुत बड़े होंगे ना, तो आप पूरा पेड़ तो लगा नहीं पाएंगे प्लांट के ऊपर। तो ऐसे केस में जहाँ प्लांट की साइज आपके पेपर के साइज से एक्सीड कर रही है, यानी उससे ज़्यादा है, वहाँ हम लोग क्या करते हैं, उसका एक पार्ट लगाते हैं, यानी एक ट्विग लगाएंगे, एक डंठल लगाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसमें फ्लावर मस्ट है ना, क्योंकि
जो प्लांट क्लासिफिकेशन है, प्लांट क्लासिफिकेशन में फ्लावर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। फ्लावर को सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि फ्लावर में इवोल्यूशनरी चेंजेस काफ़ी कम होते हैं, यानी इवोल्यूशन के तौर पे वो एक प्रिजर्व्ड पार्ट है, ठीक है। तो क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए एंजियोस्पर्म्स के क्लासिफिकेशन में जो आपके फ्लावर हैं उनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए जो भी हम प्लांट पार्ट यूज़ करेंगे, कोशिश हमारी ये होगी कि उसमें फ्लावर ज़रूर लगाएं। लेकिन अगर प्लांट में फ्लावर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तब एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है, लेकिन जनरली कोशिश यही होती है कि हम उसको फ्लावर के साथ ऐड करें, ठीक है। तो पूरा प्लांट या प्लांट का पार्ट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किस फॉर्म में? डेड, क्योंकि आप प्लांट को उखाड़ लेंगे या तोड़ के लाएंगे तो वो तो डेड हो ही जाएगा। तो इसलिए डेड होगा, फिर उसको अच्छी तरह सुखा लेंगे ताकि उसमें जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो निकल जाए। क्योंकि अगर आप मॉइस्चर के साथ उसको रखेंगे तो क्या होगा, वो डिकम्पोज कर जाएगा, बैक्टीरिया फंगस उसको सड़ा देंगे, डिकम्पोज कर जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको अच्छी तरह ड्राई कर लें, ठीक है, ड्राई कर लें और फिर उसको प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि एक एक स्ट्रक्चर उसका साफ दिखाई दे। ये ना हो कि आप बस प्लांट को, जैसे आप एक लीफ लीजिए और लीफ को आप हवा में या सनलाइट में जब आप उसको ड्राई करेंगे तो क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगी, फिर आपको उसका कोई मॉर्फोलॉजी दिखेगा नहीं, उसका स्ट्रक्चर कुछ क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए उसको प्रेस्ड फॉर्म में रखना है, बिल्कुल एक्सटेंडेड फॉर्म में, ताकि उसका एक एक स्ट्रक्चर हमें मॉर्फोलॉजी साफ साफ दिखे। तो कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। जैसे बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आप कुछ प्लांट के पत्ते या फ्लावर तोड़ करके किताबों में छुपा लेते हैं, और काफ़ी दिन के बाद जब वो किताब खोलते हैं तो देखते हैं वो बिल्कुल सूख गया है, लेकिन प्रेस होने की वजह से, वेट होने की वजह से उसका आकार आपको बिल्कुल वैसे का वैसा ही मिल रहा है। कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, लेकिन जो उसका मॉर्फोलॉजी है वो एग्जैक्टली आपको सेम दिखाई देता है। तो सेम वही काम हमें करना है। जो भी प्लांट मटेरियल हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, मोटे मोटे पेपर शीट के नीचे अच्छे से फैला करके रख करके फिर पेपर शीट से ही कवर करते हैं, और इस तरह फिर हल्का वेट रख करके उसको धूप में सुखाते हैं, ठीक। कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल सूख करके पेस्ट हो जाएगा। फिर वहाँ से धीरे से उठाएंगे और फिर उसके ऊपर फेविकोल अप्लाई करके या कोई भी गम इस्तेमाल करके हम उसको फिर हर्बेरियम पेपर शीट पे एज एग्जैक्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आप एक हर्बेरियम शीट को देखिए तो ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा, पेपर शीट है। तो इसकी साइज़ कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज़ है, स्टैंडर्ड साइज़ होता है 11.5 इंच। इसकी जो विड्थ होती है, ठीक है, वो 11.5, और जो लेंथ होती है वो होती है 16.5 इंच। क्लियर? तो ये स्टैंडर्ड साइज है हर्बेरियम शीट का। अब आपके पास प्लांट है, मान लीजिए यूं आपने ऐसे लगा दिया, ये फ्लावर है, तो देखिए ड्राई और प्रेस होने के बाद भी फ्लावर बिल्कुल एक्सपोज्ड आपको दिख रहा है, लीफ का शेप एकदम साफ साफ आपको नजर आ रहा है। इस तरह से चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। तो लीफ क्लियर है, फ्लावर एकदम क्लियर आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको पेपर शीट पे अच्छे से लगा दिया, ठीक है। अब ये हमारा एक रेफरेंस स्पेसिमेन तैयार हो गया, और इस तरह से हम हर्बेरियम का कलेक्शन करके, ठीक है, उसको स्टोर हाउस में स्टोर करते हैं, ताकि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड होंगी, उनको एक रेफरेंस के लिए ये मटेरियल मिले और इसका रेफरेंस लेकर के वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। वरना क्या होगा, आप अगर इस तरह का रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे, है ना, इस तरह का रिकॉर्ड अगर आप नहीं बनाएंगे तो बार बार एक ही चीज़ को लोग स्टडी कर करके कंफ्यूज रहेंगे, बार बार वही चीज़ लेकर के आएंगे, पता चलेगा ये तो पहले से डिस्कवर्ड है ना। तो इसलिए एक रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए कि हमें क्या पता है क्या नहीं पता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। प्लस हर्बेरियम शीट पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी कॉर्नर पे लिखी होती है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे देखिए, इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट एंड प्लेस, है ना, किस डेट में आपने कलेक्शन किया है, प्लेस कहाँ से कलेक्शन किया है, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको इस प्लांट का लोकल नेम, ठीक है, प्लांट का लोकल नेम, साइंटिफिक नेम, लोकल नेम, साइंटिफिक नेम, इंग्लिश नेम, क्लियर, प्लांट की हैबिट,
हैबिट मतलब हर्ब है, श्रब है, ट्री है, क्या है, तो वो हैबिट आपको देखना है। देन आफ्टर हैबिट यू हैव टू राइट रिमार्क, कुछ रिमार्क्स भी आपको लिखने हैं। रिमार्क्स क्या होते हैं? मेन आइडेंटिकल फीचर्स, यानी उस प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे फ्लावर में कोई यूनिक कैरेक्टर होना, लीफ का कोई यूनिक कैरेक्टर होना, प्लांट में अगर बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, एरोमा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो स्पेशली हमारा कोशिश यही रहता है कि फ्लावर के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को मेंशन करें, ताकि उस पॉइंट को पढ़ करके उस प्लांट की फैमिली के बारे में हम जानिए, है ना। तो इसीलिए हैबिट है, रिमार्क है। अच्छा, एक चीज़ और इंक्लूड कर लीजिएगा, फैमिली भी होती है, ठीक है, फैमिली। तो प्लांट की फैमिली को भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं कि किस फैमिली का प्लांट है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको हर्बेरियम शीट से मिल जाती है। क्लियर? अब इसको प्रिजर्व करना है, क्योंकि लंबे समय तक रखना है, तो रखने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली कॉपर सल्फेट सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का पाउडर या उसका सॉल्यूशन, या फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन जिसको हम फॉर्मेलिन बोलते हैं, ठीक है, उसका इस पर स्प्रे करके फिर इसको ड्राई करके सुखा करके रखते हैं, ताकि इस पर बैक्टीरिया फंगस का इन्फेक्शन ना हो पाए। ठीक, तो इस तरह से हम पेपर को प्रिजर्व करके उसको स्टोर कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा कलेक्शन जहाँ होगा, है ना, वहाँ का हर्बेरियम सबसे बड़ा होगा। तो देखिए कलेक्शन कहाँ होगा, जहाँ बोटेनिकल गार्डन्स होंगे, जहाँ सभी वैरायटी के प्लांट्स को ग्रो किया जाता होगा, तो वहीं से हम उसको कलेक्ट करके तोड़ करके हम हर्बेरियम शीट भी प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसीलिए जो किसी भी प्लेस का जो सबसे बड़ा आपका बोटेनिकल गार्डन होगा, वहाँ का हर्बेरियम भी सबसे बड़ा होगा। तो जैसे वर्ल्ड में बात करें, तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट हर्बेरियम आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं लार्जेस्ट हर्बेरियम इन वर्ल्ड। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हर्बेरियम आपको मिलेगा रॉयल बोटैनिकल गार्डन, क्यू सिटी, इंग्लैंड। क्लियर? तो इंग्लैंड के क्यू सिटी में जो रॉयल बोटैनिकल गार्डन, वहाँ का हर्बेरियम लार्जेस्ट हर्बेरियम है। इंडिया की अगर बात करें, ठीक है, लार्जेस्ट, ये तो इसका मिशन हो गया, ठीक है, लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में सबसे बड़ा आपको कहाँ मिलेगा, इंडियन बोटैनिकल गार्डन, इंडियन बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे है, हावड़ा, हावड़ा कोलकाता, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, ठीक, लेकिन सबसे बड़ा ये, वो सेकंड नंबर पे है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, प्रिजर्वेटिव याद रखिएगा, फॉर्मेलिन यूज़ करते हैं, कॉपर सल्फेट यूज़ करते हैं, इस तरह के फंजीसाइड्स और बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरियल साइड केमिकल्स का यूज़ करके इसको प्रिजर्व करते हैं। ठीक, तो हर्बेरियम से आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, देखिए साफ साफ दिख रहा है, प्लांट की मॉर्फोलॉजी आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, उसके एक छोटे से हिस्से को निकाल करके अगर आप चाहें तो उसकी एनाटॉमी भी आप देख सकते हैं, प्लस उससे आप किस प्लांट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि अगर इससे मिलता जुलता प्रॉपर्टी आपको मिल रहा है, जो आपने रिमार्क्स और बाकी चीज़ों में मेंशन किया है, इन्फॉर्मेशन में मेंशन किया है, अगर वो प्रॉपर्टीज़ आपको दूसरे प्लांट्स में मिल रही हैं, तो इसका मतलब वो प्लांट भी सेम फैमिली को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है, और फिर आप उसका साइंटिफिक नाम वगैरह भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए भी बहुत बेस्ट है, और आपका रेफरेंस के लिए भी काफ़ी बेहतरीन मटेरियल माना जाता है ना। तो इस तरीके से हम लोग हर्बेरियम शीट प्रिपेयर करते हैं। चलिए, ये तो हो गया हर्बेरियम। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं म्यूजियम के बारे में। देखिए म्यूजियम क्या है, म्यूजियम हमारा है कलेक्शन ऑफ डेड एंड प्रिजर्व्ड, dead and preserved plants and animals. Clear?
देखिए वैसे म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। म्यूज़ियम का मतलब क्या होता है, संग्रहालय। अब संग्रहालय जो होते हैं, म्यूज़ियम जो होते हैं, वो अलग अलग पर्पज़ के लिए होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए होते हैं। तो चूँकि हम लोग बायोलॉजी में डील कर रहे हैं तो हम लोग बायोलॉजिकल म्यूज़ियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन म्यूज़ियम आपका एंसेंट हिस्ट्री का हो सकता है, जैसे कई म्यूज़ियम आपने घूमा होगा जहाँ देखा होगा आपने कि लिथिक एज के, है ना, आपको स्टोन एज के सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत बहुत पुराने ज़माने के, अकबर के ज़माने के, है ना, अलग अलग राजाओं के, और जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उनको भी कलेक्ट किया जा सकता है, तो वो आपके हिस्टोरिकल म्यूज़ियम्स हो गए। आर्ट्स और एस्थेटिक वगैरह से रिलेटेड भी म्यूज़ियम होते हैं, जहाँ पुरानी बेहतरीन पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे म्यूज़ियम हो सकते हैं। लेकिन जब हम बायोलॉजिकल म्यूज़ियम में आते हैं तो बायोलॉजिकल म्यूज़ियम स्टडी के पर्पज़ से है, तो इसीलिए जो म्यूज़ियम है वो सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही मिलेगा। ये बात याद रखिएगा कि जो भी म्यूज़ियम होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो किसी न किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ होता है, किसी कॉलेज से जुड़ा होता है, किसी स्कूल से जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड होता है, और वो एजुकेशन के पर्पज़ से, ठीक। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डेड एंड प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स, इनका कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या हैं, देखिए डेड और प्रिजर्व, आप एनिमल और प्लांट को प्रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन ये प्रिजर्वेशन उन एनिमल्स के लिए है जो आज की डेट में लिविंग फॉर्म में मिल रहे हैं, लेकिन जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनका क्या है ना। तो देखिए, फॉर एक्सटिंक्ट एनिमल्स, स्पेशली एनिमल्स की बात यहाँ पे करनी है, ठीक है। जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं एनिमल्स, अब उनकी तो बॉडी हमें मिलेगी नहीं कि हम उसको प्रिजर्व करें, तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या रख सकते हैं, उनका स्केलेटन अगर मौजूद है, ठीक है, स्केलेटन यूज़ कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं म्यूजियम में। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुका है तो उसका स्केलेटन रख सकते हैं। जैसे डायनासोर नहीं मिलते हैं आज की डेट में, लेकिन अगर डायनासोर का स्केलेटन है तो उसको म्यूजियम में रखा जा सकता है, ठीक है। फोटोग्राफ रख सकते हैं, डायनासोर का फोटोग्राफ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। मॉडल क्ले, सीमेंट, किसी भी चीज़ का बना हुआ या वुडन भी, है ना, मॉडल रख सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये किस एनिमल्स के लिए, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो आज की डेट में पाए ही नहीं जाते हैं जिंदा, है ना। लेकिन जो जिंदा पाए जाते हैं उनका आप डायरेक्ट प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। किस में करते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ डेड एंड प्रिजर्व्ड एनिमल एंड प्लांट्स इन जार, ठीक है, छोटे छोटे जार होते हैं, उनमें आप इनका कलेक्शन कर सकते हैं विथ प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन, विथ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के तौर पे नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर्मेलिन, ठीक है। फॉर्मेलिन क्या है, 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% का कंसंट्रेशन का जो सोल्यूशन होता है उसी को हम लोग फॉर्मेलिन बोलते हैं, ठीक है। तो उसी में प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया फंगस को ग्रो होने नहीं देता है, तो इसलिए हमारा मटेरियल डिकम्पोज नहीं होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, जार। तो जार कितना बड़ा हो सकता है, साइज या ज़्यादा कुछ फिट का, है ना। तो जार में जो एनिमल होंगे वो जाहिर सी बात है मीडियम साइज के होंगे, जैसे मछली आपको रखना है, फ्रॉग रखना है, या इस तरह के इस साइज के जो भी एनिमल्स हैं उनको आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। लेकिन इंसेक्ट के लिए, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े तो बहुत छोटे होते हैं, तो उनके लिए अलग चीज़ें हैं, है ना। फॉर इंसेक्ट हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्ट बॉक्स, छोटा सा बॉक्स होता है शीशे का, है ना, उसमें हम लोग इंसेक्ट को रखते हैं पिन करके। डेड रहेगा तो डेड इंसेक्ट को बॉक्स में रख करके पिन से इसको जगह जगह पिन लगा देते हैं ताकि वो अपनी जगह पे स्टैटिक रहे, है ना, तो देख सकें, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर लार्ज एनिमल है, फॉर लार्ज एनिमल लाइक बर्ड्स, बड़ी बड़ी चिड़िया हैं आपके पास, ठीक है, मैमल्स हैं, तब क्या करेंगे आप, अगर आपके पास काफ़ी बड़े जानवर हैं तब आप उसको तो जार में रख नहीं सकते, है ना। मान लीजिए आपको हाथी का रखना है, हाथी को रखना है प्रिजर्व करके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, स्टफ्ड मटेरियल बनाते हैं। स्टफ्ड मटेरियल यानी जैसे आपने देखा होगा कई जगह
कि शेर है, शेर की खाल में भूसा भर करके शेर का स्टैचू बना दिया, रख दिया। तो भूसा भरने का जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं स्टफ्ड, है ना। तो स्टफ्ड मॉडल हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, स्टफ्ड मॉडल आर यूज्ड, ठीक है। तो अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग तरीके से हम प्रिजर्वेशन कर रहे हैं। नॉर्मल साइज के हैं तो जार में फॉर्मेलिन भर करके कर लिया, कीड़े मकोड़े हैं तो उनके लिए इंसेक्ट बॉक्स है, बड़े साइज के एनिमल्स हैं बर्ड्स मैमल्स के लिए स्टफ्ड मॉडल यूज़ कर लिया, और जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं उनका स्केलेटन फोटोग्राफ मॉडल जो भी आपके पास अवेलेबल है वो सब आपने रख दिया। तो ये जो ओवरऑल कलेक्शन बना, ये कलेक्शन आपका म्यूजियम में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा म्यूजियम जो होता है वो हमेशा कहाँ सेट किया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, क्योंकि इसका पर्पज़ एजुकेशन का है। तो किसी स्कूल कॉलेज या दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही म्यूजियम आपको मिलेगा, क्लियर। अब यहाँ से आप क्या स्टडी कर सकते हैं, देखिए आपके पास डेड एनिमल है, डेड प्लांट है जिसको आपने प्रिजर्व करके रखा है, तो एज अ रेफरेंस मटेरियल उसका मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हैं, है ना। उसकी मॉर्फोलॉजी देख करके उसके अडॉप्टेशंस, इवोल्यूशनरी अडॉप्टेशंस, उसके बिहेवियर का भी थोड़ा बहुत पता लगाया जा सकता है, प्लस हम उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। तो रेफरेंस प्लस आइडेंटिफिकेशन दोनों पर्पस के लिए ये आपका इस्तेमाल हो रहा है, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में कैटेगराइज किया था, क्लियर। तो ये हमारा म्यूजियम होगा। अब दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है, ठीक है, देखिए हम बायोलॉजिकल म्यूजियम से ही रिलेटेड बात कर रहे हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं ड्यूश, ड्यूश म्यूजियम जर्मनी। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम आपको कहाँ मिलेगा, जर्मनी में, जिसका नाम है ड्यूश म्यूजियम। इंडिया की बात करेंगे, लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया तो वो आपको मिलेगा इंपीरियल म्यूजियम कोलकाता, क्लियर, इंपीरियल म्यूजियम कोलकाता। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट म्यूजियम है, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा जो टेक्सोनॉमिक ऐड है वो हमारा है बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल गार्डन। तो देखिए बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन, या जिसको हम जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं और सिंपल वर्ड्स में हम इसी को जू भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों है क्या। तो बोटेनिकल गार्डन में क्या करते हैं हम, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, है ना, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, बोटेनिकल गार्डन, ठीक। इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ लिविंग वाइल्ड एनिमल्स is called जूलॉजिकल पार्क। लेकिन खास बात क्या, देखिए ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो या एनिमल का कलेक्शन हो लिविंग फॉर्म में, इनको हम लोग कलेक्शन कहाँ करते हैं, अंडर ह्यूमन केयर, है ना, ह्यूमन केयर में होगा, एंड provide habitat similar to natural habitat, ठीक। यानी कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स इन ह्यूमन केयर, अंडर ह्यूमन केयर एंड प्रोवाइड हैबिटेट सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट, यानी नेचुरली जो प्लांट जहाँ ग्रो करता है उसी तरीके का इन्वायरमेंट उसको देने की कोशिश की जाती है। सेम वही चीज़ एनिमल के साथ भी है। एनिमल्स को हम अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, लॉयन है, एलिफेंट है, जिराफ है, हिप्पोपोटामस है, तो अलग अलग टाइप के एनिमल्स को हम लोग एक जगह ला के रख रहे हैं एक बड़े एरिया में, है ना।
और वहाँ हम उनके लिए अलग अलग सेगमेंट बना रहे हैं जहाँ उनको अलग अलग रखा जा रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें ह्यूमन मैनेजमेंट के अंतर्गत हैं, यानी आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल इसलिए है क्योंकि ह्यूमन टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है, हम लोग अपने हिसाब से उसको सेट कर रहे हैं, सेट करके उनका दायरा बना रहे हैं, लेकिन कोशिश वही की जा रही है कि उनको सारी चीज़ें ऑप्टिमम मिले ताकि वो अच्छे से सर्वाइव करें, उनकी ग्रोथ अच्छी रहे, ठीक है। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड करें। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। देखिए, जब भी आप लिविंग प्लांट्स और लिविंग एनिमल्स को कलेक्ट करते हैं बोटेनिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क के फॉर्म में, तो आप बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। पहला तो सीधा सीधा रेफरेंस आपको मिलता ही है कंपेयर करने का। साथ ही साथ चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो आप उसकी फिजियोलॉजी स्टडी कर सकते हैं, है ना भाई। ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो उसकी फिजियोलॉजी आप स्टडी कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर, यानी आज इन्वायरमेंट पे उसका क्या असर पड़ रहा है और वो किस तरीके से इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट हो रहा है, यानी उसकी इकोलॉजी को आप स्टडी कर सकते हैं। और एनिमल के केस में आए तो एनिमल के केस में उसकी फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, है ना, और इकोलॉजी के साथ साथ उसका बिहेवियर, कि उनका बिहेवियर क्या है, ये भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलता है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, वी कैन स्टडी मॉर्फोलॉजी, ऑफ कोर्स मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हैं, फिजियोलॉजी, बिहेवियर एंड इकोलॉजी, ये सारी चीजें हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो कलेक्शन हम कर रहे हैं प्लांट और एनिमल्स का, ठीक है, इस कलेक्शन से और क्या हमें प्रॉफिट होगा। तो स्पेशली जू की बात करें तो जो जू होते हैं हमारे जूलॉजिकल पार्क यानी जू जिसको आप लिखे हैं, ये हमारा ब्रीडिंग सेंटर का भी काम करता है। यहाँ हम सिर्फ एनिमल्स को ला के रखते ही नहीं हैं, ऐसे एनिमल जो एंडेंजर्ड हैं, है ना, यानी जिनके ऊपर खतरा है कि वो भविष्य में जा करके एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, उन एनिमल्स को बचाने के लिए हम उनको जू में रखते हैं, उनका पूरा केयर करते हैं, प्लस उनको ब्रीड कराते हैं ताकि उनकी संख्या को हम बढ़ा सकें, ठीक है। तो ब्रीडिंग सेंटर का भी काम करता है। तो आप लिख सकते हैं ऑल्सो एक्ट एज ब्रीडिंग सेंटर, ठीक। उन एनिमल्स की संख्या को बढ़ाने के लिए भी हम लोग काम कर सकते हैं, ब्रीडिंग सेंटर फॉर एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। प्लस बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन में एक बहुत यूनिक बात होती है, जब भी आप किसी बोटेनिकल गार्डन में जाएंगे, है ना, तो बोटेनिकल गार्डन में जाने पे वहाँ जो भी प्लांट होंगे, ईच प्लांट, है ना, हर प्लांट के ऊपर एक लेबलिंग मिलेगी, है ना। ईच प्लांट इज लेबल्ड बाई अ टैग, ठीक है। हर प्लांट के ऊपर एक छोटा सा टैग लगा होगा। अगर पेड़ है तो उसके जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर एक छोटा सा, ठीक है, प्लास्टिक का या फिर लोहे का एक प्लेट होगा, जैसे हम लोग घर पे नेम प्लेट लगाते हैं, ऐसा ही नेम प्लेट टाइप होगा। तो टैग होगा, उसको हम लोग टैग बोलते हैं, है ना। उस टैग में क्या होगा, उसका नेम, उसका नॉर्मल नेम क्या है, लोकल नाम क्या है, वो लोकल नेम मिलेगा, प्लस साइंटिफिक नेम, उसका साइंटिफिक नेम लिखा होगा, और प्लस उसकी फैमिली लिखी होगी। इतनी चीजें आपको लिखी हुई मिलेंगी। यानी बोटेनिकल गार्डन में जो भी प्लांट हम लगाते हैं उनके बारे में हम इतनी इन्फॉर्मेशन जरूर देते हैं कि उनका लोकल नाम क्या है, उसका साइंटिफिक नाम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, ये बात याद रखिएगा। इसी तरह से जूलॉजिकल पार्क में चलते हैं। जूलॉजिकल पार्क में जो भी एनिमल रखा जाता है तो उसका जो केज है यानी पिंजड़ा है, उस केज के ऊपर भी इस तरह के टैग लगाए जाते हैं जिसमें उसका नाम, उसका साइंटिफिक नाम और उसके बिहेवियर के बारे में लिखा होता है कि वो किस टाइप का एनिमल है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे भी आपको मिलेंगी। आप गए होंगे अच्छे अगर जू में घूमने गए होंगे तो वहाँ लिखा रहता है ना कि कौन सा एनिमल है, कॉमनली कहाँ पाया जाता है ना, इसका बिहेवियर क्या है, ये सारी बातें उसके बारे में लिखी रहती हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जैसे प्लांट में आप दे रहे हैं वैसे एनिमल में भी आपको मिलता है, ठीक। तो इस तरीके से एक बेहतरीन हमारा ये सिस्टम है टेक्सोनॉमी के स्टडी के लिए, डायरेक्ट कंपेरिजन के लिए। क्लियर। चलिए इसके बाद अगले पे आते हैं। अगला है हमारा की, है ना। तो की के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है की, है ना। की क्या होते हैं, ये भी हमारे एक तरह के
टैक्सोनॉमिक एड है फॉर आइडेंटिफिकेशन। क्लियर? तो आइडेंटिफिकेशन किन किन चीज़ों का कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, कई चीज़ों का आप आइडेंटिफिकेशन यहाँ से कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, उसकी स्पीसीज क्या है, ठीक है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ठीक, प्लस उसका साइंटिफिक नेम भी आप पता कर सकते हैं, साइंटिफिक नेम। तो अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आइडेंटिफिकेशन तो इन सभी टैक्सॉन ग्रुप का हो सकता है, लेकिन सबसे पहले की से किस चीज़ का हमें आइडेंटिफिकेशन होता है। तो जब भी आप की स्टडी करके किसी अननोन प्लांट या अननोन एनिमल की आइडेंटिफिकेशन आप करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो आइडेंटिफिकेशन आपको मिलता है वो किसका मिलता है, फैमिली का। ये याद रखिएगा, हम लोग फैमिली से स्टार्ट करते हैं, पहले उसकी फैमिली आइडेंटिफाई करते हैं, फिर फैमिली के बाद जीनस पे आते हैं, फिर जीनस के बाद स्पीसीज पे आते हैं और फिर उसके साइंटिफिक नेम पे आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अब की है क्या, ये बहुत ही टिपिकल वर्ड है। देखिए की बहुत इलेबोरेटेड टॉपिक है, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसको समझना है, बहुत ही ब्रीफ में समझना है और सारे पॉइंट्स कवर भी करने हैं। तो पहले आप ये समझिए कि जो की है हमारा, ठीक है, कीज आर रिटन स्टेटमेंट है, ठीक है, दीज आर रिटन स्टेटमेंट्स। अब इन रिटन स्टेटमेंट्स में क्या होता है, शोइंग कॉन्ट्रास्ट। रिटन स्टेटमेंट है जो कि कॉन्ट्रास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्ट्रास्ट कैसे, ठीक है, दो स्टेटमेंट पेयर्ड स्टेटमेंट होंगे और पेयर्ड स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट जो बात कहेगा ठीक उसका अपोजिट बात दूसरे में लिखा होगा। जैसे अगर प्लांट ले लें तो लिखा होगा प्लांट इज वुडी, सेकेंड स्टेटमेंट लिखा होगा प्लांट इज नॉट वुडी, इट इज हर्बेसियस। या एनिमल के तौर पे ले लीजिए, ठीक है, फॉर वॉकिंग इट इज हैविंग लेग और फॉर लोकोमोशन इट इज हैविंग विंग्स। तो दो अपोजिट बातें लिखी होंगी, तो उसमें से किसी एक को आपको चॉइस करना होगा। चॉइस कैसे करना होगा, मान लीजिए आपके पास चिड़िया जैसा कोई एनिमल है ना, और आपने स्टेटमेंट पढ़ा कि ओके इट इज हैविंग लोकोमोशन, इट इज हैविंग लेग फॉर लोकोमोशन, तो उसमें लेग है लोकोमोशन के लिए, तो आप देख रहे हैं आपके पास जो एनिमल उसमें लेग नहीं है, ठीक है। दूसरा आपको मिल रहा है कि इट इज हैविंग विंग्स फॉर फ्लाइट, तो आपको समझ में आ रहा है अच्छा मेरे पास जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास विंग्स हैं, तो यानी इस स्टेटमेंट के साथ हमें चलना, दूसरे को छोड़ देना है। तो हमेशा पेयर्ड स्टेटमेंट होगा और पेयर्ड स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट को आप, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे, एक को रिजेक्ट करेंगे, जो आपके स्पेसिमेन या जो भी ऑर्गेनिज्म आपके पास है जिसका आप आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं उससे जो टॉपिक मैच होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इट हैज पेयर्ड स्टेटमेंट, पेयर्ड स्टेटमेंट फॉर चॉइस। तो चॉइस के लिए आपके पास पेयर्ड स्टेटमेंट होंगे और इसमें से वन इज एक्सेप्टेड, और जब एक को आप एक्सेप्ट करेंगे तो अदर इज रिजेक्टेड, तो दूसरा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो वन इज एक्सेप्टेड एंड अदर इज रिजेक्टेड। तो इस तरीके से आप चॉइस बनाएंगे। तो अब ये जो पेयर्ड स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, इन पेयर्ड स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, दीज पेयर्ड स्टेटमेंट आर कॉल्ड कपलेट। ठीक है, कपलेट बोलते हैं इन पेयर्ड स्टेटमेंट्स को, हम लोग क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। और एक सिंगल स्टेटमेंट एंड ईच सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड। और एक जो सिंगल स्टेटमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। तो इस तरीके से हम मतलब कह सकते हैं कि रिटन इन्फॉर्मेशन है, उस रिटन इन्फॉर्मेशन को स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करके वन बाय वन स्टेप वाइज हम उसको देखते जा रहे हैं, और जो कैरेक्टर हमारे
ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहा है उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं और दूसरे को रिजेक्ट करते जा रहे हैं, तो फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे जहां जा करके हमें उसकी फैमिली पता चलेगी, फिर उसका जीनस पता चलेगा। इस तरह से 1 by 1 हम लोग इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। और जितने भी पेयर्ड रिटर्न स्टेटमेंट हैं वो सब आपके क्या हैं, कपलेट हैं, और एक सिंगल स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लीड बोल रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई टेक्सोनॉमी के बारे में, टेक्सोनॉमिकल की के बारे में। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस में आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन तो आपको करना ही है, लेकिन उस आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं, उस आइडेंटिफिकेशन के लिए आप एनालाइज कर रहे हैं। आपके पास डेटा है, जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो क्या है, डेटा है, और उस डेटा को आप एनालाइज कर रहे हैं कि कौन सा डेटा हमारे काम का है, कौन सा नहीं है ना। जो काम का है उसको आप एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, जो काम का नहीं है उसको रिजेक्ट करते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए लिखा जाता है कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। नेचर में ये कैसे होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। टाइप्स देखेंगे तो लिखने के तरीके के बेसिस पे, ठीक है, या इंफॉर्मेशन कहाँ रिप्रेजेंट कर रही है, किस तरीके से की जा रही है, उस बेसिस पे इसके कई टाइप हैं। लेकिन जो बेसिक टाइप हैं, बेसिक टाइप्स ऑफ की, वो आपके दो हैं। एक है ब्रैकेटेड की, उसको आप पैरेलल भी बोलते हैं, और दूसरा है इंडेंटेड। इंडेंटेड की, ठीक है। तो ब्रैकेटेड की और इंडेंटेड की, ये दो तरह के की आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दो बेसिक टाइप हैं, एक आपका ब्रैकेटेड है और दूसरा इंडेंटेड की है। अब यही जो इंडेंटेड की है, कुछ किताबों में इसी को और क्या लिखता है, यॉक्ड की। कुछ किताबों में इसी को यॉक्ड की के नाम से जाना जाता है। जैसे ये पैरेलल है, उसी तरह इसको यॉक्ड की बोलते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अलग अलग तरीका होता है लिखने का, उस तरीका के बेसिस पर हम इसको कैटेगराइज करते हैं। इसी तरह से आपको डाइकोटोमस की भी मिलेगा, है ना। तो बहुत सारे टाइप इसके कैटेगराइज किए गए हैं। तो ये हमारा एक बेसिक आइडिया होगा की के बारे में। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि की हमारे क्या है, रिटन इन्फॉर्मेशन है, जिनमें हम पेयर्ड स्टेटमेंट लिखते हैं कॉन्ट्रास्ट के साथ। कॉन्ट्रास्ट यानी दोनों स्टेटमेंट में आपस में बिल्कुल विरोधाभास होता है, एक अगर कुछ कहता है तो दूसरा उसका अपोजिट बात करता है, ठीक है। और उन्हीं स्टेटमेंट्स में हम चॉइस करते हैं अपने ऑर्गेनिज्म को देख करके कि जो अननोन ऑर्गेनिज्म हमारे पास है, जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है, उसके साथ कौन सा कैरेक्टर मैच कर रहा है उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो नहीं मैच कर रहा है उसको रिजेक्ट करेंगे। इस तरीके से 1 by 1 स्टेप वाइज चलेंगे तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना। और इस तरह से जितने भी रिटन स्टेटमेंट है वो हमारे कपलेट्स हैं पेयर्ड वाले। और पेयर्ड में जो सिंगल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हर एक सिंगल स्टेटमेंट जो है उसको लीड बोलते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं डेटा को। तो इसीलिए कीज जो है वो एनालिटिकल नेचर के हैं, और ये इनके बेसिक टाइप्स हो गए, ठीक। चलिए इसके आगे दूसरे जो टेक्सोनॉमिक एड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वो है फ्लोरा, ठीक। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा को हम लोग कई तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो समझिए, आप सिंपली इसको बोलते हैं, पहला तरीका तो यही हो गया, आप इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स इन पर्टिकुलर एरिया। तो किसी भी एरिया का जो टोटल प्लांट्स का कलेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, इट इज डन बाय प्रिपेयरिंग, इट इज डन बाय प्रिपेयरिंग अ लिस्ट। एक लिस्ट हम लोग बनाते हैं प्लांट्स का, और वही लिस्ट जो होता है वो पूरा इंफॉर्मेशन देता है। इसीलिए लिस्ट प्रिपेयर होता है इस पूरे प्रोसेस में, इसीलिए लिखा जाता है कि फ्लोरा आर ऑलवेज लिस्टेड, फ्लोरा आर ऑलवेज लिस्टेड, है ना। तो फ्लोरा जो है हमेशा आपका लिस्ट के फॉर्म में होता है। दूसरा और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, दूसरा आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो फ्लोरा है आपका, ठीक, ये फ्लोरा आपको डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स के बारे में बताएगा उस एरिया के। तो डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स के बारे में बताएगा, तो प्लांट्स की वैरायटी के साथ साथ हमें उनके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पता चलेगा, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि सिंस
it tells about, since it tells about variety of plants, clear, tells about variety of plants, तो variety of plants हमें क्या पता चलेगा, gives knowledge of habitat and distribution, ठीक है। तो चूंकि डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट आपको मिल रहा है तो उससे उसका हैबिटेट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने लिस्ट बना ली, ठीक है, मान लीजिए मैंने लिस्ट जो बनाई है उस लिस्ट में मैंने लिखा है कि लोटस है, लोटस का प्लांट इंक्लूड है, मैंगो है, नीम है, ठीक है, वाटर हाइसिंथ है, वाटर हाइसिंथ है, अपुंशिया है, ठीक, ये कुछ एग्जांपल लिए मैंने एटसेट्रा। तो अब देखिए नाम, वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी, लोटस यानी कमल, तो ये कैसे प्लांट होंगे, एक्वाटिक, साफ पता चल रहा है इनके नाम से क्योंकि एक्वाटिक प्लांट में आते हैं। तो देखिए इनका हैबिटेट पता चला कि ये एक्वाटिक है। मैंगो, नीम ये नॉर्मल टेरेस्ट्रियल प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, तो पता चल रहा है कि हाँ ये जमीन पे उगते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट है। अपुंशिया कैसा है, कैक्टस है, कैक्टस यानी ज़ोरोफिटिक प्लांट है, ज़ोरोफिटिक। तो देखिए ये इनके हैबिटेट के बारे में पता चल गया कि ये एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है, कुछ ज़ोरोफिटिक है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पता चला, अब उस एरिया को देखिए जहाँ से आपने इसको कलेक्ट किया है तो आपको पता चलेगा अच्छा इस एरिया के, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में इधर तालाब है तो यानी वहाँ पे लोटस होंगे, है ना। इस एरिया में जंगल है तो जंगल में नीम होगा, मैंगो होगा, ठीक है, और आपके टीक, सॉल ये सभी प्लांट्स होंगे। फिर पता चला कि इस एरिया में थोड़ा सा ड्राई एरिया है, ड्राई एरिया मतलब वहाँ पे रेत ज़्यादा है, सूखा ज़्यादा है, यानी इसका मतलब थोड़ा डेजर्ट से मिलता जुलता एरिया है, तो वहाँ या पथरीला पार्ट है तो वहाँ पे क्या मिलेगा, कैक्टस मिलेगा। तो इस तरीके से लोकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, लोकेशन की वो किस किस लोकेशन में है और उससे उनका हैबिटेट भी पता चल जा रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ से पता चल जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से फ्लोरा से भी हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसीलिए फ्लोरा भी हेल्प करेगा, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो ये भी आपको आइडेंटिफिकेशन में मदद करेगा कि किस तरह का प्लांट है, कहाँ ग्रो करता है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी उससे कंपैरिजन करने पे। ओके, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो दूसरे हमारे आइडेंटिफिकेशन वाले टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, तो ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं तो इसलिए मैंने एक साथ लिख लिया है। मैनुअल क्या होता है, जैसे आपने की पढ़ा था तो की जैसा ही एक इंफॉर्मेटिव, है ना, रिटन इंफॉर्मेटिव बुक है जिसमें आपको क्या मिलेगा, रिटन इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और वो रिटन इन्फॉर्मेशन आपको मदद करेंगी किसी स्पीसीज का साइंटिफिक नेम आइडेंटिफाई करने में, है ना। तो साइंटिफिक नेम, किसी स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए जो रिटन इन्फॉर्मेशन होता है वो मैनुअल होता है। तो एक तरह से अगर आप इसको और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैनुअल भी एक्चुअल में क्या होते हैं, टैक्सोनॉमिक की के कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। मैनुअल भी क्या है, एक तरह के टैक्सोनॉमिकल की जो आपने पढ़ा इसके पहले, उसी के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन इनको थोड़ा अलग व्यू दिया जाता है क्योंकि ये एक स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम को आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से मोनोग्राफ होता है, जैसे सब लोग बायोग्राफी लिखते हैं, अपनी आत्मकथा लिखते हैं, इसी तरह बहुत सारे लोग मोनोग्राफ लिखते हैं। मोनोग्राफ यानी मोनो मीन्स वन, वो किसी एक प्रजाति यानी किसी एक टैक्सॉन, या टैक्सॉन मतलब ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बर्ड्स के ऊपर किसी ने किताब लिख दी तो वो सिर्फ चिड़ियों के बारे में लिखेगा ना, तो एक टैक्सॉन हो गया। ठीक, कैट के बारे में लिख दी तो कैट फैमिली के बारे में सिर्फ बता रहा है, तो किसी पर्टिकुलर टैक्सॉन या एक ऑर्गेनिज्म, जैसे एलिफेंट के बारे में मैंने किताब लिख दी तो मैंने सिर्फ एलिफेंट के बारे में डिटेल बताया। तो ऐसी किताब जो किसी एक ग्रुप या एक ऑर्गेनिज्म के बारे में सभी नोन इन्फॉर्मेशन को बताती है, जितना आज तक उसके बारे में पता है सब कुछ उसमें लिखा हुआ है ना, तो ऐसी किताब को आप क्या बोलेंगे, मोनोग्राफ बोलेंगे, ठीक। और लास्ट है आपका कैटलॉग।
तो कैटलॉग आप जानते ही आजकल हर चीज़ का कैटलॉग होता है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हैं तो फ़ोन का कैटलॉग देखते हैं, सैमसंग का है, इसका है, इसका है। तो उसमें क्या होता है, एक क्रम में आपको अलग अलग फ़ोन के सेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, प्राइस सब दिया होता है। उसी तरह से यहाँ पे कैटलॉग क्या है, एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बनाया गया लिस्ट है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बनाया गया लिस्ट है ABCD के तौर पे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है और एक लिस्ट है जो कि एक बुक के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और उसमें क्या है, नाम है, ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नेम है, या उनके टाइटल हैं, या फिर उन किसी आर्टिकल उन केसेस में होता है जहाँ, जैसे आप किसी म्यूजियम में गए, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप किसी म्यूजियम में गए और बायोलॉजिकल म्यूजियम ही है, वहाँ अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं। अब आपको कैटलॉग वहाँ का देखना है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। तो कैटलॉग होगा, उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा होगा और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन छोटा छोटा लिखा होगा कि ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर एनिमल की हड्डी रखी हुई है, पर्टिकुलर एनिमल का दांत रखा हुआ है, या उसका स्केलेटन रखा हुआ है, या फोटोग्राफ है, मॉडल है, क्या है। तो वो सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको मिलेगा। तो इस तरह से कोई भी लिस्ट जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो और वो ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम और टाइटल को रिप्रेजेंट करे या आर्टिकल्स को रिप्रेजेंट करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलॉग बोलते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड्स हैं, ठीक है, जिनसे आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने सारी बातें अच्छे से समझी होंगी, ठीक है। और अगर मेरा आपको पढ़ाने का स्टाइल और जो डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अगर उससे आपको फ़ायदा मिला हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और दूसरों को शेयर भी करिए ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इसका फ़ायदा ले सकें। ओके, थैंक यू।